शादी के बाद विदा होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहाग रात भी ट्रेन में ही होनी थी। मैं भी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मेरा पति आया तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह एक लंबे चौड़े कद का आदमी था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम सिमरन है, आज मेरी शादी का दिन है, मेरे घर में सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। मेरे पापा ने मुझे 10वीं तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 से 20 साल की उम्र होते ही उनकी शादी कर दी जाती है। मेरे पापा ने फिर भी मुझे 10वीं तक पढ़ने दिया। बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 7वीं 8वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी हमसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घर से थे। मैंने अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले मैंने अपनी दिल की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। मेरी माँ ने मुझसे यही कहा था कि मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिश अपने पति के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद यही थी कि मेरा पति मेरी हर ख्वाहिश का मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिससे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, उसमें वह तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पापा से और भी चीजों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पापा से कहा भी कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन पापा का कहना था कि वह लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तेरी अच्छे खानदान में शादी करना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने पापा की बात कभी कभी ठीक लगती तो कभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ना जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है तब से अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ खानदान वाले ही देखते हैं और मम्मी पापा की रजामंदी से शादी तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले पति के घर वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। वह लोग शहर में रहते थे, इसलिए बारात में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हो, शादी विवाह में तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए मेरे पापा सारे इंतजाम को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। न जाने सब कुछ कैसे होगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं, लेकिन सब चीज ठीक से हो गई और शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कह रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की औरतें मेरे साथ थी। मेरी सास, ननद और बाकी के रिश्तेदारों ने मुझे घेरा हुआ था। इस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास ही आ ही जाएगा, इसलिए मुझे कुछ घंटे और सब्र रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ में ही खो जाएगा और मेरी ना जाने कितनी तारीफें करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन आ गई तो हम सब अपने बुक किए हुए डब्बे में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और ननद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भर के अपनी सचिन की दुल्हन को देखूं। उनकी बात पर मैंने अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नजरें नीचे करके रखी थी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास और जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे कि बहू बिल्कुल चांद जैसी है, हमारे सचिन के नसीब खुल गए। उस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए, वरना अच्छे अच्छे को मेरा सचिन नहीं मिलता। फिर मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी कि देख, मेरे सचिन का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, जैसा कहे चुपचाप वैसा ही करना। वह अब तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज्यादा नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के
चोंचले कोई नहीं देखता, इसलिए तू भी उम्मीद ना करना कि तू सचिन के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। बस मैं चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी उसी डब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निमट गया। मेरी सास कहने लगी हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतजाम भी इसके बाप ने भी ठीक ठाक किया था, लेकिन जो डब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा था। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर लेते तो क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। मेरी सास कहने लगी अरे जो बात वह कही जाएगी, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं तो हमारी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े वगैरह भी देखने बाकी हैं, अगर मुझे जरा भी किसी चीज में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूंगी। मेरी सास की ये बातें सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाते हुए डब्बे से बाहर चले गए। फिर वह अपनी बेटी यानी मेरी ननंद को देखकर कहने लगी चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसी भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, जितना मिला उतने में ही हमें संतुष्ट करना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी मेरा पैर बहुत दुख रहा है, ले बहू थोड़ा मेरा पैर दबा दे, मैं भी अब अपनी बहू के होने का कुछ फायदा तो उठा लूं। मेरी सास फौरन ही अपने पैर मेरी गोद में रख दी। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वह बड़े आराम से आंख बंद करके सोने लगी। मैं अपने दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने का ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे। फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में विवाह कर जा रही हूँ, तो ये सब तो अब लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा चल बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी देख अपने इन सारे जेवरात का ख्याल रखना, एक भी जेवर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह मेरे डिब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफी हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपने घूंघट को हटाया और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास जाके बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे, मुझे अंदर ही अंदर सुकून लग रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही जा रही थी और बाहर दिखती हुई हरियाली चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफी देर हो गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को मैंने ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतारकर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैं पहली बार अपने पति की आवाज सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक साइड रख दी और वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरे बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या है, इन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफें करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हों और इसलिए इनसे सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी अपनी नजरें उठाई और एक नजर अपने पति की तरफ देखा। जब मैं अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही मिला था। देखकर मैं खुश हो गई थी कि हम कम से कम मालिक ने मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी दिया। वो ना सिर्फ शक्ल से अच्छे थे बल्कि उनका कद
काठी भी बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत था। उनकी भरी हुई बदन, मजबूत हाथ मुझे अंदर से बेचैन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सब कुछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे जेवरात एक एक करके उतारे और उन्हें कपड़े में लपेटकर साइड पे रख दिया। इस एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, और मेरा पति जिस तरह से टूट कर मुझसे प्यार कर रहा था उससे अभी मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसके बाद न जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर थके हुए कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं फौरन बैठ गई। मैंने देखा कि मेरे पति डब्बे में नहीं हैं। मैं समझ गई कि वह फ्रेश होने के लिए गए होंगे। मैंने फौरन अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढककर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास, ननद और ससुर सब लोग आ गए। न जाने किस बात से बुरी तरह से परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फौरन सबके पैर छुए। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे जेवरात सही सलामत तो है ना। उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मेरे जिस्म पर एक भी जेवरात नहीं था, सिर्फ एक लॉकेट थी, क्योंकि मेरे पति ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फौरन मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वह ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवरात नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाई, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया बल्कि बहू के सारे जेवरात भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैं तो बहू के जेवरात को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको शौक से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी इतने महंगे महंगे जेवरात हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास बहुत ज्यादा रोने लगी और कहा, तेरा दिमाग क्या घास चरने गया था? आखिर क्या कर रही थी जो तुझे पता ही नहीं चला? तेरे जेवरात कब उतार कर ले गए? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह दहाड़ मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वह इतना ज्यादा हंगामा ना करे। मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो पनौती निकली। अभी तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं और हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं है तो मैं कभी भी अपने सचिन की शादी इससे नहीं करती। वह मुझे गुस्से से चिल्लाकर बोली कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा ना जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तो देख मैं तुझे सचिन से कहकर कैसा जलील करवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजरे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि क्या बताऊं। तभी दो आदमी मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के तो जिस्म पर सिर्फ बनियान और गमछा ही पहना हुआ था और दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वह ठीक से अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला? वे कहने लगा, अरे ये तो बाथरूम में इसी तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी कपड़े उतार लिए। इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी। वह चोर शेरवानी भी लेकर फरार हो गया। मैं भी ये सब सुन ही रही थी कि तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख सचिन, तेरी बीवी ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी है। उसने अपने सारे जेवर उस चोर के हवाले कर दिया। जब वह चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो इसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन ये तो ना जाने
कौन सा नशा करके सोई थी कि इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास की बात सुनकर पहले अपनी नजर उठाकर उस आदमी को देखा जिसे मेरी सास सचिन कहकर बात कर रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे वह सचिन और मेरा पति कह रही थी वह था ही नहीं जिसने मेरे साथ कल रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे दी थी। ये तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किए हुए था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ में ये सब सोचकर परेशान हो गई कि अब अगर कहीं इनमें से किसी को ये बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वह सब कर गया जो इनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो ये लोग मेरा ना जाने क्या हाल करेंगे। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगा कि ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा और ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने फौरन ही सचिन के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कुछ तो शर्म कर लिया होता। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी, कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी आदत लगी हुई है कि उसके आगे तुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात अकेले तेरे बिना वह कैसे काटेगी, कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं। ये सब तेरी माँ के लाड प्यार से बिगड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तो किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था कि तभी मेरी सास ससुर से कहने लगी कि खबरदार, तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा तो उसकी क्या गलती है, गलती तो इस लड़की की है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया जो ना सिर्फ मेरे जेवरात ले गया बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया, और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतना बेकार पति मिला कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वह चोर मेरे जेवरात उतार कर एक छोटी सी पैकेट में रखता जा रहा था। शायद वह इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ सब करने के बाद वह पैकेट लेकर वहां से चला जाए। मैं इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी मुझे एक पैकेट सीट के नीचे नजर आया। मैंने झुककर फौरन उस पैकेट को खींचा तो वही पैकेट थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखे हुए थे। मैंने जैसे उस पैकेट को खोला तो उसमें मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैं अब उन जेवरात को निकालकर देखा तो मेरी सास ने एक लालची औरत की तरह फौरन ही उन सारे जेवरात को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखें चमकने लगी और वह खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, जेवरात तो चोरी नहीं हुए। मैं तो अब तक इस सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की मेहनत की कमाई से बने हुए जेवरात पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही है। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि जब मुझे पता था कि तूने ये जेवर पैकेट में रखे हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। मैं कब से इसके लिए कितनी परेशान हो रही थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता, उसके बाद तो बताती। मैंने आहिस्ता से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी बात का तूने पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने फौरन मेरी साइड लेते हुए कहा, इसमें बहू गलत क्या कह रही है, तुम इसे इतनी देर से बोलने कहाँ दे रही थी। देख लो हमें कितनी समझदार बहू मिली है। उसने पहले ही अपने सारे जेवरात उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वह चोर इसके जेवरात भी लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो, रुपये का और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया। ये सब इसके मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा। अब चाहे जो भी हो, आखिर हूँ तो मैं आपकी ही घर की बहू। अब मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं भी अपनी सास पर इस बात का पलट कर वार किया जो उन्होंने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ सब कुछ कर गया, लेकिन मैं अब
बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। कैसे इंसान से मेरी शादी करवा दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला और उसको मैं जिंदगी भर अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। सच में चाहे जो भी हो, लेकिन वह असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया ये मोटा आदमी कभी नहीं दे सकता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए, लेकिन मेरी फूटी किस्मत से मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई और उस चोर ने मेरे साथ इतनी वफादारी तो निभाई। उसने मेरे साथ सब करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर लेकर नहीं गया। यही सोचकर मैं दिल ही दिल मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि दरअसल माँ जी, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवर बच गए। अब आप अपने रिश्तेदार में जेवरात को पहनकर जा सकती हैं। मेरी इस बात पर सास ने कहा, ये तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वह सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी और दिल ही दिल गुनगुनाने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।